जो रहाल का ज़मीन है ये है पांचेत कैचमेंट में शिरकोली नाम का ये जो गांव है उसमें है। पूना के ये वेस्ट में है, ये वेस्टर्न घाट्स में है, सह्याद्री में है। और अगर हिस्ट्री देखो तो समझ में आता है कि ये इसके ओरिजिनल स्टेटस में है नहीं। यहाँ का लैंड यूज़ बहुत बदल गया है। कई साल से यहाँ पे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं और काफ़ी सारे जंगल को बेच के यहाँ पे कोयला भी बनाया गया। इसके बावजूद भी यहाँ पे विल्डरनेस काफ़ी बाकी है, तो वो विल्डरनेस को रिस्टोर करके ही हम लोग एक कॉन्जर्वेशन का मॉडल बनाना चाहते हैं, रिस्टोरेशन और कॉन्जर्वेशन करके। तो ये यहाँ का प्रोजेक्ट है। पाँच साल से मैं शिरकोली एरिया में हूँ। तो टोटल 82 एकड़ समथिंग का पूरा एरिया है और बहुत सारे पहाड़ ऐसे तोड़े हुए दिखेंगे, मगर वाइकर्स ने ऐसे 6 साल में सिर्फ हमने जंगल बचा है जानवरों के लिए, पंछियों के लिए और पानी बचने के लिए। तो अभी हम हमारे रहाल में हैं जो पूना में है। तो आपको मेरे हाथ में ये छोटा सा इंसेक्ट दिखा है, जैसे यहाँ पे नाक तोड़ा या तो ग्रास ऊपर बोलते हैं हम इंग्लिश में। हमारे ज़मीन में हम घास जलाते नहीं या तो फिर यहाँ पे चराई नहीं होती, ये दो प्रोटेक्शन करते हैं। उसका इफेक्ट ये होता है कि जो ग्रास पे रहने वाले इंसेक्ट है छोटे, जो बेस लाइन है मतलब प्राइमरी बोलते हैं हम उसको, उसके बाद इसको खाने वाले स्नेक भी होते हैं छोटे छोटे। चला गया, हम मारते नहीं यहाँ पे, कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखने मिलेगी। मेन फोकस है ऑन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। सो अभी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या है कि ज़मीन पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे वो ज़मीन ठीक हो जाए, जैसे उसकी सॉइल कॉन्जर्व हो, मॉइस्चर कॉन्जर्वेशन हो, कुछ डाइवर्सिटी हम ऐड करें प्लांट्स की, ट्रीज़ की, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो ज़मीन अपने आप ही ठीक होने लगेगी। तो पहले ये करना है, फिर उसके बाद से 10 साल बाद 50 साल बाद फिर वो अपने आप फॉरेस्ट बनने लगेगी। Ecological restoration allow nature to take over naturally, and एक नेचुरल पेस से फिर बायोडाइवर्सिटी आपके लैंड पे आ सकती है। जो अगर सिर्फ आप पहले ही ईयर में अगर प्लांटेशन कर दो और उनको बहुत इरिगेशन कर दो पेड़ों को, तो वो बढ़ भी जाएंगे फटाफट। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि उसमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं और जो रिस्टोरेशन में प्रोटेक्ट करो, ग्रासेस को प्रोटेक्ट करो, पूरा डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करो, तो अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमारा ग्रीन लास्ट तक क्यों रहता है? क्योंकि हमारा जला नहीं या तो फिर जानवरों ने खाया नहीं। इसलिए यहाँ का जो मल्चिंग है ये अराउंड 3 साल पुराना मल्चिंग है, जिससे कि ये जो घास को है पानी भी मिलता है और खाद भी मिलता है। तो कंजर्वेशन का पहला कंसेप्ट है कि घास जलाओ मत या तो फिर ग्रेजिंग मत करो। तो आपको तुरंत फ़र्क दिख जाएगा कि फेंसिंग के बाहर का जो भी घास है ब्राउन दिख रहा है, अंदर का ग्रीन है। यहाँ पे अभी लंगूर भी देख सकते हैं आप, फौना भी है, फ्लोरा भी, दोनों चीज़ें अपने आप आ जाती है। यहाँ की एक लोकल प्रजाति है वनस्पति जिसको हम निर्गुड़ी बोलते हैं। तो उसके हम स्टॉक निकाल लेते हैं 3-3 फुट के और बारिश में लगा देते हैं। अगर हमें मौसम ने अच्छे से साथ दी तो वो बढ़ जाते हैं। तो अभी गए 3 साल में हमने पूरा फेंसिंग पे हमारे वो लगा लिए है और धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। अगर और 5 साल ये अच्छे से बढ़ा, आग ना लगी, तो ये अपने आप पूरा ग्रीन वॉल तैयार हो जाएगा। आग भी नहीं आएगी अंदर और कोई जानवर भी नहीं आएगा, बड़ा गाय भैंस, बाकी सब जंगली जानवर आ सकते हैं। आप देख सकते हो उसमें आराम से जगह है हिरन वगैरह आने के लिए। तो अभी हम जो लाइव फेंसिंग देख रहे हैं, जब हम फायर लाइन करते हैं तो जहाँ फेंसिंग है वहाँ से 5 मीटर अंदर के साइड, 5 मीटर बाहर के साइड जला लेते हैं। क्या होता है, कभी अंदर से अगर फायर लग गई गलती से तो हमारा जो लाइव फेंसिंग है वो बर्बाद ना हो, इसलिए हम अंदर से भी जला लेते हैं खुद का और बाहर से भी। और आप देख सकते हो जहाँ पे जला हुआ है, तो हम क्यों बोलते हैं जलाना नहीं है, जहाँ पे जलता है हर साल जलता है वहाँ पर ये वाला जो हम कुसल बोलते हैं, इसको यहाँ पे लोकल भाषा में भोंडवैन बोलते हैं। तो ये जानवर अच्छे से खाते हैं, अच्छा दूध देते हैं। अगर आप हर साल जलाओगे
तो यही आएगा कांटे वाला, अगर नहीं जलाते तो ये आता है। तो सक्सेशन का रेशो है कि अभी यहाँ पे कांटे वाला कहीं भी नहीं। आप हमने जो फेंसिंग किया है, बायो फेंसिंग, उसके वजह से गाय भैंस अंदर नहीं आती। तो मल्चिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका स्टडी करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक थर्मामीटर मैंने ज़मीन के अंदर डाला हुआ है। मेरे हाथ में एक मोबाइल है जिसमें एक जीपीएस का एक ऐप है। तो इस पर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, हर जगह पे अलग अलग, मतलब घास का पैच में कितना टेम्परेचर है, छाँव में कितना और आउटसाइड कितना है। तो अभी फ़िलहाल हमारे घास का टेम्परेचर 45 डिग्री दिखा रहा है। यही हम बाहर लेंगे जहाँ पे घास नहीं है, वो तुरंत ज़्यादा बढ़ जाएगा 8-9 डिग्री। तो बाहर देख सकते हैं आप, सब जला हुआ, यहाँ पे घास नहीं है, कुछ नहीं। और जो आग लगता है तो उसका लपट इतना बड़ा होता है कि आप देख सकते हैं झाड़ 15-15, 20-20 फुट तक पूरा झुलस गया है। तो अभी हम यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे जहाँ पे पूरा मिट्टी अनकवर है, सॉइल पूरा एक्सपोज है। तो अभी इसका टेम्परेचर तुरंत बढ़ना चालू हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्म हो चुका है ये, आप फील भी कर सकते हो। वो ये 51, ये आराम से 58 तक चला जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पैर के नीचे ये सब मल्चिंग है घास का, 3 साल पुराना। मिट्टी कितना दूर है हम दिखाते हैं अभी। ये मिट्टी यहाँ पे देखो, ये पूरा घास है, ये साल का भी झुक जाएगा, ये भी इसमें मर जाएगा, इसका मल्चिंग हो जाएगा। अब नए मानसून में वापस घास बढ़ जाएगा और ये मल्चिंग और बढ़ेगा। आप चलते टाइम फील कर सकते हो नीचे ऐसा कुछ तो कुशन जैसा है, तो इसे ही मल्चिंग बोलते हैं हम, जो पानी रखने के लिए एकदम अच्छा है। जंगल अपने आप सर्वाइव हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं जिस चीज़ पे बैठा हूँ इसे वाटर बंड कहते हैं, मतलब पानी रोकने के लिए एक सुविधा की जाती है नहरों में। तो इस पे 20 नंबर है। तो हमारी टोटल राहल में हमने 100 किए हैं ऐसे सीसीटी, मतलब पानी रोकने के लिए बंड बांधे हैं। इसे बांधने के लिए जो भी हमें सामान लगा वो यहाँ से पत्थर उठाया। तो इससे क्या होता है, जो भी सीसीटी हम करते हैं, बंड करते हैं, तो उसका उपयोग ये होता है कि जो पानी है आराम से यहाँ से फ्लो होता है, बहुत देर तक हमारे ज़मीन में पानी रहता है। और हमारे ज़मीन में जो झाड़े हैं, पौधे हैं, घास है, उसके लिए एंड तक पानी उपलब्ध होता है और जानवरों के लिए भी होता है। यहाँ से ऊपर पानी नहीं है किधर भी, सब सूखा है स्ट्रीम। और यहाँ पे अचानक से पानी दिख रहा है, ये जो फ्लो है इसे हम कहते हैं सब सरफेस फ्लो। मतलब बारिश में, बरसात में जो भी पानी गिरता है पहाड़ पे, वो धीरे धीरे ज़मीन में जो झाड़ है, जो घास है, उसके रूट से थोड़ा थोड़ा करके रिसता है। और रिसने के बाद एक जगह पे जहाँ पे पत्थर का ऐसा गैप रहेगा, वहाँ से निकलना चालू होता है। तो जब हमने काम चालू किया पहले साल, तो लोगों ने कहा था कि ऐसा पानी है, जैसे हमने वो आम का पानी देखा, इसका नाम है जोगलीचा पानी। तो आपके सामने रिजल्ट है, अभी ये 5वां साल है। दिसंबर के महीने में कंटिन्यू पानी बह रहा है। ये पीने के लिए एकदम अच्छा पानी है, हम खुद यहाँ पे पानी पीते हैं। अगर पानी है तो ये तुम्हारा जंगल बढ़ेगा और जानवर अपने आप आएंगे। और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत सारे एनिमल आते हैं, जितने भी हमने ट्रैप कैमरे लगाए हैं। पॉक्यूपाइन है, रस्टी स्पॉटेड कैट है, वाइल्ड डॉग है, लेपर्ड देखा है, उसके बाद सिवेट देखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेली आती है पानी पीने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ा सा एक झाड़ है। तो हम इसका एक स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं GBH, मतलब गर्थ टू द ब्रेस्ट हाइट। जो हमारा छाती है उस लेवल पे इसका जो गर्थ है, जो तना होता है झाड़ का, उससे सेंटीमीटर में इसका नाप लेते हैं। तो अभी इस झाड़ का GBH जो आया है वो आया है 79 सेंटीमीटर। झाड़ का नाम है धामन। गार्बिन पे लेके हम उसको बता देते हैं। और ऊपर अभी क्या दिख रहा है, फ्लावरिंग नहीं है, फ्रूटिंग नहीं है, सिर्फ लीफ है। तो ये भी हम उसमें मेंशन करते हैं क्योंकि हर एक ट्री का अलग अलग सीज़न होता है फ्रूटिंग का और फ्लावरिंग का। राल में अलग अलग पेड़ पे ऐसे दिख जाएंगे नंबर। तो इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी में कार्बन कितना है, उसे न्यूट्रिएंट कितना मिल रहा है कंजर्वेशन से। तो जैसे ये बढ़ेगा हमें पता चल जाएगा कि 5 साल में कितना बढ़ रहा है। और अब ये प्लेट देखोगे तो ये मूवेबल है, तो झाड़ बढ़ेगा तो ये अपने आप आगे आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये टैगिंग हर पेड़ पे की हुई है यहाँ पे। आसपास का लैंडस्केप का यूनिकनेस इसके कुछ सेक्रेड ग्रोव्स में है, हम मराठी में उसको देवराई बोलते हैं। और ये लोगों ने कई जनरेशन से उसको संरक्षित किया है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। तो कल्चरल उसका सिग्निफिकेंस भी है और इकोलॉजिकल भी है। तो इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं कि हमारे डिग्रेडेड एरियाज़ में हमको अल्टीमेटली क्या करना है, तो ऐसे कुछ बनाना है।
तो अब हम सेक्रेड ग्रुप के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता, मतलब 10 मीटर के बाद दिखना कम हो जाता है क्योंकि झाड़ का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये अराउंड 400 ईयर पुरानी सेक्रेड ग्रो है, देवराई है। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जंगल कुछ अलग है। ये टोटल 40 एकर्स के अंदर 40 एकड़ की पूरी ज़मीन अराउंड 350 साल से ऐसी ही रखी है यहाँ। बहुत ही विशाल पेड़ है, ये आराम से 400 साल पुराना पेड़ होगा। और ये जो बज रहा है मेरे पीछे, इसको कहते हैं बट्रेस्ड रूट। बट्रेस मतलब नीचे का जो सपोर्ट है पेड़ का, अगर वजन बढ़ गया है, हम बिल्डिंग में कैसे पिलर बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये झाड़ खुद का स्ट्रॉन्गनेस बनाने के लिए ये इसके रूट बढ़ा दिए है, बहुत बड़े बड़े ये। और चारों तरफ से अराउंड 2 BHK का इसका घेरा है। तो ये सबसे अच्छा इकोसिस्टम है कि पेड़ कभी अकेला नहीं रहता नहीं जंगल में। उसके नीचे छोटे पेड़, बड़े पेड़, ऊपर बड़ी बड़ी लाइना, ये लाइना उसके एंड तक है। और ऊपर देखेगा तो बहुत सारे पंछियों के घर, खाने के लिए सब सुविधा है। इसके ऊपर आपको देखो मॉस भी दिखेगी, आप अंदर आके भी देख सकते हो कितना जगह है इसके अंदर पोकला। इतने बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ है, जैसे कि ओल्ड ग्रोथ स्पीसीज है, उसको बट्रेस रूट्स आ गए हैं। ये सब बाकी लैंडस्केप में नहीं देखने को मिलता, मतलब दैट सेक्रेड ग्रोव जस्ट स्टैंड्स आउट इन दैट डिग्रेडेड लैंडस्केप। जब नेचुरली झाड़ का बीज ज़मीन में चला जाता है और अपने आप स्प्राउट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, तभी ऐसे पौधे बनते हैं। अब ये पौधा कम से कम 1 साल का होगा, ये अपने आप बढ़ जाएगा। इसको कुछ किसी ने खाद नहीं डाली, ना पानी डाला, ना कुछ। हमने सिर्फ हमारी ज़मीन को आग से बचाया है और कैटल से, ग्रेजिंग से बचाया है। थोड़े साल में और 5-1 साल में ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छा खासा डेंस कैनोपी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हो गई रिस्टोरेशन की, ये तो काम ज़मीन का हो गया, जैसे हम ज़मीन पे ये सब करेंगे। लेकिन उसमें लोगों का सहभाग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है और वो होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये एक तरफ ये काम ज़मीन पे हो जाएगा लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उसका महत्व क्या है। इसलिए हम थोड़ा एक्टिविटीज़ करते हैं जो अवेयरनेस में है। लोगों को वहाँ लेके जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो तो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो वहाँ देखने आते हैं कि ये जब रिस्टोरेशन करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़मीन पे क्या फ़र्क पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी कौन सी आने लगती है। या MSc जो कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस, वो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर। नहीं तो ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ इंटरेस्टेड है उसमें। Okay, so one more thing I just wanted to tell about the name you might have heard about Orchid Hut. Just to conserve them and to have a kind of a gene pool and to see all the orchids at one place. So we have ground orchids which grows through the bulbs, roots, and climber you can see over there, Oberonia. The orchids are there. And apart from that, here one Dendrobium herbaceum is there. So all these orchids you have planted on the tree, no? Yes, yes. If you squeeze it, you will get the water. And these are the leaves. And it will have small, numerous seeds. यहाँ के ऑर्किड्स काफ़ी यूनिक है, काफ़ी सारे एंडेमिक ऑर्किड्स भी है सिरकोली में और राहाल की ज़मीन में। और हम लोग ये राहाल की ज़मीन पे उसका कंजर्वेशन भी कर रहे हैं कुछ सालों से। अभी कुछ महीनों से हम लोग एबिचुलॉन रानाडेई नाम का एक प्लांट है जो एंडेंजर्ड है, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो वो भी शिरकोली विलेज में है। 7 सांगितले 7। We will see how many plants are here and then we'll measure the population and even we'll check how the seed set is happening. And we'll try to collect the seeds and we'll propagate into the nursery in the same region. And
eventually we will again transfer to the, or we will introduce this all the plants in again into this this area or the similar kind of habitat. This is almost for 3 years. So now तो वो ज़मीन का उपयोग ऐसे होना चाहिए कि वहाँ के ये स्टूडेंट्स, ये लोग वहाँ के अभ्यास कर सके, वहाँ के रह सके, वहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन जैसा बनाने का सोचा है। तो ये थोड़ा सा प्लान है उस एरिया के लिए। रिस्टोरेशन कोई भी इट्स एवरीथिंग अराउंड प्रोटेक्शन, और उसको जो बायोमास है वो ग्रो करना है, जो ग्रासेस है उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। एट द लेवल ऑफ पॉलिसी और ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, आई थिंक रिस्टोरेशन इज़ येट नॉट रिकग्नाइज्ड। गवर्नमेंट का उसको बहुत ज़्यादा हेल्प है नहीं रिस्टोरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को, तो वो बढ़ रहा है खैर। सो वी हैव अ सर्टन फुटप्रिंट ओवर नेचर। तो आई थिंक एवरीवन, एवरी सिटीज़न, एवरी ह्यूमन बीइंग ऐसे सोचना चाहिए कि ये कम कैसे किया जाए। सो हम लोग अगर उसको रिड्यूस करेंगे तो अपने आप नेचर कंजर्वेशन होने ही वाला है। एंड द सेकेंड थिंग, क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है, तो वो लैंड यूज़ पैटर्न हमको एकदम बैलेंस रखना पड़ेगा। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंटैक्ट है, स्पेशल स्पीसीज़ है, तो उनको हमें कंजर्व करना है, और जो डिग्रेडेड एरिया है उनके अलावा उनको रिस्टोर करना है। तो ये दो चीज़ें जो है हमें एकदम याद रखनी चाहिए सबको। के पानशेत से लेके घोल तक, मतलब ये पूरा कैचमेंट अच्छे से पहचानता है मुझे। तो उनके हेल्प के वजह से हम आज तक जो भी राहड़ में किया है सक्सेसफुली कर पाए। भी 6 साल में पौधे बहुत हो गए, बढ़ गया, और जंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो देख सकता हूँ मैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम और जगह हो, और जगह कंजर्व हो जाए, और जगह पे ये नेचुरल चीज़ें बढ़ जाए। तो लोगों को हम यही बताते हैं हमेशा कि अगर आप कुछ ज़मीन ले रहे या कुछ काम कर रहे, तो उस पे आप वहाँ के नेटिव झाड़ी लगाइए। फिर वो उसमें ज़्यादा मशीन का प्रयोग ना कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कीजिए। उसमें छोटे से ही एरिया में कुछ बड़ा बिल्ड करना हो तो कीजिए। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के कंजर्वेशन मूवमेंट में जुड़ जाने चाहिए।